नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप न्यूज वादोस देख रहे हैं। देखिए, आप सभी को पता ही होगा कि अभी से कुछ समय पहले, एक साल भी नहीं हुआ और नवंबर की बात है, बिहार में जाति जनगणना हुई थी। और बिहार में जाति जनगणना के बाद एक जाति के अनुसार आंकड़े सामने आए थे। किस प्रकार से बिहार में जाति के आधार पर लोगों को वितरण किया गया। बिहार की सरकार ने जो किया, उस समय भी नीतीश कुमार की सरकार थी और अब भी नीतीश कुमार की सरकार है। देखिए, बिहार सरकार ने उस समय राज्य में जो आरक्षण की प्रक्रिया लाई थी, उसमें परिवर्तन करने की घोषणा कर दी थी। और यह कहा गया था कि बिहार में जो जातीय जनगणना के आधार पर अनुपातित आरक्षण देंगे, जिस वर्ग की जनसंख्या जितनी हो उसको लगभग उसी के आसपास आरक्षण प्रदान किया जाएगा। और इस आधार पर बिहार में जो पिछड़ों के लिए आरक्षण था, वो लगभग 65% हो गया था। तो अब क्या हुआ? पटना उच्च न्यायालय की एक बेंच ने बिहार सरकार के इस निर्णय को खारिज कर दिया है। इस निर्णय को रद्द कर दिया गया और अनेक तौर पर, सामाजिक तौर पर बिहार सरकार को एक बहुत बड़ा झटका माना जा सकता है। आने वाले दिनों में भारत की राजनीति में भी इस घटना पर काफी बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तो इस घटना के विषय में जानेंगे, हम चर्चा करेंगे और निर्णय के बाद, हम चर्चा के बाद हम आपको तमाम बातें बताएंगे। आज हम बात करने वाले बिहार और आरक्षण की बात में। तो आप सभी जानते हैं कि बिहार में आरक्षण को लेकर नीतीश कुमार की सरकार ने जो एक रणनीति बनाई थी, उसमें क्या कुछ हुआ है। मैं आपको बता दूं कि पटना हाईकोर्ट ने एक तरह से अरंगा लगा दिया है। पटना हाईकोर्ट ने सरकार के निर्णय को रद्द कर दिया। आपको बता दूं कि नवंबर 2023 में वो समय था जब बिहार में जातिगत जनगणना हुई थी। पर यह बात तो आप लोग जानते हैं कि बिहार में जातिगत जनगणना हुई थी, तो जातिगत जनगणना को अपने आप में काफी विरोध भी हुआ था। आरक्षण तो चलिए ये बात की बात है, लेकिन जातिगत जनगणना की जानिए चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, उसके आंकड़े जो है वो सार्वजनिक किए जाने चाहिए या फिर नहीं किए जाने चाहिए, इन सारी चीजों को भी काफी विरोध आमतौर पर देखने को मिला है। लेकिन बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना कराई, उसके आंकड़े भी जारी कर दिए, लेकिन न्यायपालिका इसको चुनौती भी दे दी। लेकिन न्यायपालिका इन आंकड़ों को रिलीज होने दिया। तो इन आंकड़ों के आधार पर बिहार सरकार ने क्या नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 65% आरक्षण की घोषणा कर दी थी। जातिगत जनगणना के आधार पर जातियों को जितने लोग हैं, उसके आधार पर 65% जो है आरक्षण तो है, लेकिन अलग अलग जातियों को प्रदान करने की बात कही गई थी। और अगर इस 65% में आर्थिक तौर पर जो कमजोर वर्ग हैं, जो ऊंची जातियों के आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग हैं, जिनको हम EWS कहते हैं, जिनका संविधान के हिसाब से 10% आरक्षण होना चाहिए, तो अगर इस पे हम 10% को भी जोड़ दें, तो बिहार में कुल जो आरक्षण है वो 75% तक पहुंच गया है। यह बात क्लियर हो गई है कि बिहार में अगर आप सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं और आप आर्थिक तौर पर कमजोर नहीं हैं, तो आपके लिए केवल जो है 25% ही सीटें बची हैं। यह निर्णय आया कि इसके खिलाफ अपील भी की गई, जैसा कि पहले भी कहा गया था कि इसके खिलाफ अपील की गई थी और पटना हाईकोर्ट ने इस मामले को सुना। और यहां पर आपको एक बार कानूनी व्यवस्था समझा देता हूं, आपको ये बता देता हूं कि अब आमतौर पर न्यायालय जो है अब आरक्षण के मुद्दे पर सीधे निर्णय देने से बचने की कोशिश करती नजर आ रही है। देखिए, भारत में क्या हुआ, इंदिरा साहनी मामला हुआ था, जिसको हम मंडल मामला भी कहते हैं। इंदिरा साहनी मामला में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा था कि आप आरक्षण दे सकते हैं, जिसको आप देना चाहते हैं। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर रहा था कि उन्होंने यह भी बताया था कि आपको याद रखना पड़ेगा कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं जाना चाहिए। आपको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि एक आर्मी ट्रेनिंग में अभी 50% नंबर पर सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंच तक यहां स्पष्ट आज तक नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट ने 50% की एक कैंप लगा दी, जिसको अपने एक बार भी राजनीतिक विवाद भी हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का चुनाव जो घोषणा पत्र में था, उन्होंने यह घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि अगर हमारी पार्टी चुनाव जीतती है तो हम 50% की जो सुप्रीम कोर्ट ने ऊपरी सीमा रखी हुई है, इसका कोई आधार नहीं है, इसको हम हटा देंगे, इसको हम रद्द कर देंगे, संविधान में संशोधन करेंगे ताकि 50% के ऊपर का जो आरक्षण है उसे सरलता से दिया जा सके। उस समय अनेक राज्यों में इस तरह की मांगे उठ रही थी, जैसे महाराष्ट्र में मराठा लोगों को आरक्षण की मांगे उठी, राजस्थान में जाटों के आरक्षण की मांगे उठी, गुज्जर समुदाय के आरक्षण की मांगे उठी और समय समय पर इसको लेकर के आंदोलन भी हुए। और कई बार राज्य सरकार ने आरक्षण देने की घोषणा भी कर ली है, लेकिन वो किसी न किसी न्यायालय में, चूंकि इंदिरा साहनी मामले का एक वायलेशन माना जाता है, इंदिरा साहनी मामले को उल्लंघन माना जाता है, इसके लिए कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ जाने की शक्ति भारत में किसी के पास नहीं है। तो यह मामला स्पष्ट है, इसका एक अपवाद है तमिलनाडु। आप जानते हैं तमिलनाडु में कहीं ना कहीं ज्यादा आरक्षण है, लेकिन तमिलनाडु में क्या था, तत्कालीन जब AIADMK की सरकार थी तब वो 69% आरक्षण लेकर आई थी। उन्होंने क्या किया, इस आरक्षण को सीधा 9वीं अनुसूची में डलवा दिया। अब 9वीं अनुसूची में बहुत सारी चीजें हैं जिन पर न्यायपालिका निर्णय नहीं ले सकती है।
हालांकि केशवानंद भारती मामले में अब यह सुविधा भी किसी के पास नहीं है। अब अगर 9वीं अनुसूची की भी अगर बात करें तो कोई भी मुद्दा शामिल नहीं है जिसको आप लेकर के न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि यह मूल संरक्षण के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट उस पर भी उसको रद्द कर सकती है। तो अब जब तक इंदिरा साहनी जजमेंट है तब तक तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि न्यायपालिका इसकी सुनवाई करे, क्योंकि सुनवाई के दौरान आपको होल्ड करना न्यायपालिका के लिए बहुत मुश्किल है। मैं आपको बता दूं कि न्यायपालिका को इसको टालते रहना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न्यायपालिका ने इस मामले की सुनवाई की। पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करके बिहार सरकार के इस निर्णय को एक जो कानून के तौर पर हम कह सकते हैं उस पर रोक लगा दी है। ठीक तो है, वही इंदिरा साहनी जजमेंट के अकॉर्डिंग उसके हिसाब से यह काम हुआ है और अपने आप में यह बिहार सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने इसकी काफी प्रचार भी किया था और उसके बाद जो आखिरकार इस पर जो रोक लगा दी गई है तो पटना हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया है। और आप जानते हैं कि पटना हाईकोर्ट ने कहा जो याचिकाकर्ता जो है डॉक्यूमेंट है वो क्या था, आर्टिकल 14, 15, 16 जो है वो समानता का अधिकार है, भले वो शिक्षा में हो, भले वो रोजगार में हो, या इन सारे समानता के अधिकार होगा। यह जो अब सरकार का कानून आया है यह उल्लंघन करता है और 14, 15, 16 के आधार पर जो पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को इस निर्णय को रद्द कर दिया गया है। याद रखिए, इस बातों को याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में भी इसे भी उन्होंने इसके लिए संविधान में डॉक्टर अंबेडकर के भाषण की अद्भुत किए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था संविधान सभा में? उन्होंने कहा था कि संविधान यह कहता है कि जो लोग पिछड़े हैं उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व जो है मिलना चाहिए, यानी कि प्रतिनिधित्व जो है वो पर्याप्त होना चाहिए। यह संविधान कहीं ना कहीं कहता है कि प्रतिनिधित्व अनुपातित होनी चाहिए। इस बात को समझ में ये दोनों में फर्क है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब यह है कि यदि आप मान लीजिए कि पिछले 65% है तो उनका 65% सीटें मिलनी चाहिए, यह होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व का मतलब यह है कि ठीक ठाक मात्रा में पिछड़ा समुदाय भी होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि वो 65% ही हो। यह बात समझ में आ गई तो यहां पर याचिकाकर्ता ने यह कहा कि यह संविधान का जो टैक्स खोलकर देखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर के भाषण में आप देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि पर्याप्त अति अध्यात्मक प्रदान करना ही पिछड़े वर्ग को अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात संविधान नहीं करता। और अगर संविधान अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात नहीं करता तो किसी भी राज्य सरकार द्वारा इस कारण से उठाए गए कदम जो भी है वो उचित नहीं माने जाएंगे। यह बात याचिकाकर्ता ने कहा और यह स्पष्ट है कि हाईकोर्ट ने इस आगमन को मान लिया और इस निर्णय को रद्द कर दिया। अब आप जानते हैं कि तमिलनाडु में 9वीं अनुसूची के माध्यम से इस नियम को भी तोड़ा गया, लेकिन अब केशवानंद भारती मामले में बाद 9वीं अनुसूची की सुविधा को भी जो है अब संभव नहीं है। तो बिहार में सत्तारूढ़ पार्टी के उनके अनुकूल सांसद ने कहा कि हम प्रयास करेंगे, इसके लिए न्यायिक लड़ाई जैसी भी लड़नी चाहिए, हम वो लड़ेंगे, क्योंकि इस समय केंद्र में गठबंधन की सरकार है। नीतीश कुमार बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं केंद्र में, केंद्र सरकार के लिए। तो वो अपने वाले दिनों के लिए, अपने राजनीतिक सहकर्मियों के लिए इस मामलों को देखने के लिए मिल सकती है। वह सहकर्मी क्या होगी? नीतीश कुमार जी केंद्र से ये आग्रह कर सकते हैं कि केंद्र सरकार पर दबाव बना सकते हैं कि केंद्र सरकार संविधान में संशोधन करे ताकि बिहार सरकार का यह निर्णय जो है वो बहाल रहे। अभी तो पहला कदम यही होगा कि बिहार सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी, लेकिन ऐसा कोई भी रास्ता फिलहाल नहीं दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी उन्हें कोई ज्यादा राहत मिलने वाली है। ऐसे में नीतीश कुमार जो है वो केंद्र सरकार पर यह दबाव बना सकते हैं कि आपने जो संविधान में संशोधन करे ताकि हमारी सरकार का यह निर्णय बना रहे। तो आने वाले समय में इस निर्णय का, इस पूरी घटना का एक राजनीतिक महत्व हो सकता है और एक अहम जो फैसला सुनाया हाईकोर्ट ने, इसको लेकर के नीतीश सरकार काफी शक्ति में है। तो चलिए ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं तेज निर्वात बस।